नमस्ते बच्चों। इससे पीछे की वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है सेकंड यूनिट का एक ही चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट कर रखा था। उसका मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होते हैं, दोनों के बारे में बता दिया था। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, किसी रिएक्शन को करवाते हैं। मींस हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको करवा दिया था। चैप्टर क्या कर रहे थे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने क्या कर लिया था कि अगर केमिकल एनर्जी को, अगर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें तो सेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर दें, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दें तो कौन सा सेल होगा, इलेक्ट्रोलिटिक। ये कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये हमने कर लिया था, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया था। जिससे पीछे की जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और जो डाली थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके अंदर मैंने इनको काफ़ी डिटेल में बताया था। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक बार दोबारा से सुन लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको ये बताया था, एक तरफ एनोड होती है, एक तरफ कैथोड। जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो हमारी एनोड थी, उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। जो राइट हैंड साइड थी, जो कैथोड थी, उस पर क्या होती है, रिडक्शन। मीन्स वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी के कारण एनोड खुद को ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक और कॉपर का सेल लें तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई थी, तो वो टेंडेंसी जिसके कारण Zn जिंक Zn2 पॉजिटिव जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज होता है, उस टेंडेंसी को उसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर उस पर ऑक्सीडेशन हुई थी तो उसका नाम दे दिया था अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ठीक है। सिमिलरली अगर जो अपना राइट हैंड साइड है क्या था, कॉपर ने क्या कहता है, खुद को रिड्यूस। मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन गया था, कॉपर। ठीक है। तो जो टेंडेंसी है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में चेंज होने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि उस पर रिडक्शन हुई है। ठीक है। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अलग लिखते हैं, ना रिडक्शन को। हम सभी को ही, जो सभी का ही है, चाहे कोई सेल पे ऑक्सीडेशन हुई है, चाहे किसी सेल पे रिडक्शन हुई है, हम इन दोनों को किस फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की ही फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ये नहीं है कि जैसे मान लो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखें, कैथोड पे रिडक्शन हुई है तो उसको रिडक्शन में। मींस दोनों को ही सिंपलिसिटी के लिए हम किसके अंदर लिख देंगे, सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन का उल्टा होता है, या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या होता है, उल्टा। मींस फॉर एग्जांपल अगर किसी का 0.15 क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस का, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस का 0.15। अगर मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.15 तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.15। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया था। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल को ही नाम दे दिया था बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है। ये टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रोड की, कितनी जल्दी वो ऑक्सीडाइज होगी, या फिर कोई इलेक्ट्रोड है कितनी जल्दी रिड्यूस होगी। ठीक है। तो इसको क्या नाम दे देता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब जो नया टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है EMF। EMF क्या होता है, क्या है, EMF क्या होता है, EMF फुल फॉर्म क्या है, सुनो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। F से फोर्स, M से मोटिव, E से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। EMF क्या बना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसके नाम से देखो क्या चल रहा है, फोर्स। ये वो फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब ये है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से किस तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ मूव करता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो एनोड है, लोन से याद करना भी बताया था आपको कि उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और उस पर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जिस फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, EMF। अब देखो ध्यान से सुनना, अब वो जो फोर्स है, जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, उस पोटेंशियल पे जो अभी मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। मींस जो EMF है वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करेगी, उसके पोटेंशियल पे, उस इलेक्ट्रोड के। मान लो अगर जिंक कॉपर की बात करें तो जिंक की हुई ऑक्सीडेशन, तो जिंक की कितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, कितना उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज, और जितनी जल्दी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मींस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अगर मेरे को मान लो किसी सेल का EMF निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँ, दोनों का पोटेंशियल जोड़ दूं। किस किस का, एक तो जिस एनोड का और दूसरा किसका, कैथोड का। यही कहा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किया, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो मैं क्या करूँ, जो दोनों का पोटेंशियल था एनोड का और कैथोड का, दोनों को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो मेरा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF निकल जाएगा, ठीक है। EMF दोबारा से लिख देता हूँ। अब एनोड के पोटेंशियल को अपन ने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही बोला था ना, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हुई है, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड की तरफ से, ठीक है। उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। कैथोड का क्या हुआ था, कैथोड की रिडक्शन हुई है, तो उसका क्या पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल जाएगी। लेकिन अभी मैंने बताया था कि सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सभी का ही रिडक्शन पोटेंशियल ही नोट करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं नोट करते हैं। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। मींस अगर ये प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो मैं प्लस का मान रहा हूँ, अगर ये प्लस का है, ठीक है, तो क्या करूँ, अगर इसको सभी को ही रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल। डिफरेंस किस बात का रहेगा वो सुनो, ये कैथोड का है और वो किसका है, एनोड का। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज किया है, इसलिए क्या कर दिया, ये प्लस था इसलिए माइनस में कर दिया, और ऑक्सीडेशन क्या लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या फिर सिंपल ऐसे लिख दें, रिडक्शन को अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E किसका, कैथोड का। अब मैं कैथोड को पहले लिख रहा हूँ, ये जो कैथोड है ना इसको पहले लिख रहा हूँ, ये माइनस का इसको पीछे ले जाऊंगा, माइनस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मींस अगर मेरे को किसी सेल का EMF निकालना है तो मैं क्या करूंगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। ये आया क्यों है, ये मैंने सारा समझा दिया है। दोबारा से सुन लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एनोड टू कैथोड, यानी कि कोई ना कोई फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, अभी मैंने बताया था पोटेंशियल पे, ठीक है, कि ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है जिस इलेक्ट्रोड की, उस जो ऑक्सीडेशन है कितनी फास्ट होगी, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोड है, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कितना का, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना का है। मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और अभी एनोड और कैथोड मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड रिडक्शन तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल। टोटल फोर्स निकालने दोनों को ऐड कर दूंगा, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करूंगा तो साइन चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, रिडक्शन लिखने से अच्छा क्या था, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया, तो वो कर दिया है,
तो ये क्या है, हम किसी सेल का अगर मेरे को ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ईएमएफ होता क्या है, सिंपल एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि होता किस लिए है, क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। अब उसके बाद है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कौन सा, स्टैंडर्ड सेल। मैंने अभी आपको क्या कराया है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ईएमएफ को मेजर करना भी आना चाहिए, ठीक है, उसका भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसको मेजर कर सकते हैं। आप उसको खुद करोगे, आपके बुक के अंदर दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, ठीक है, बाय पॉइंटर मशीन्स या डायग्राम्स। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, आसान सा टॉपिक है, आप खुद कर लोगे। उसके उस मेजरमेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड सेल यूज होता है, और वो स्टैंडर्ड सेल होता क्या है, वो हमारा एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता भी होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि कोई सेल स्टैंडर्ड कब होगा, उसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, जो भी कोई सेल स्टैंडर्ड होगा उसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होता है अभी मैंने बताया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, वो सारा बताया। तो मैंने क्या कहा है, स्टैंडर्ड सेल कब होगा, जब उसका ईएमएफ, उस सेल का ईएमएफ क्या हो, रिप्रोड्यूसिबल हो। क्या रिप्रोड्यूसिबल हो, उस सेल का ईएमएफ। A cell is standard if its EMF is reproducible। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी क्या है, जो उस सेल का EMF है, जो स्टैंडर्ड सेल होगा उसका जो EMF हो वो चेंज ना हो विद passes of time। टाइम के पास होने के साथ साथ उसका ईएमएफ चेंज ना हो। अगर वो इस कंडीशन को बहुत सेटिस्फाई करता है, मानता है, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल होगा। थर्ड कंडीशन क्या है जो स्टैंडर्ड सेल के लिए होनी चाहिए, कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उस सेल का वो क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। अगर आपको याद हो टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर आपको याद हो, मैंने थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ करवाया था और उसके अंदर मैंने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन करवाई थी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस का टी इनटू में करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर मैंने पुट किया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई। तो क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो डेल्टा जी कितना, यहाँ माइनस का एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच का प्लस का टी, करली डेल्टा जी की जगह यहाँ क्या था, माइनस का एन एफ ई डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो माइनस का एन एफ कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया था, अंदर क्या बचा था, करली ई डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। मीन्स जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। जो कोफिशिएंट है ना, करली ई डिवाइडिंग बाई करली टी, ये क्या होना चाहिए, काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। मीन्स टेम्परेचर को चेंज करने के साथ ईएमएफ का चेंज ना हो, ना मात्र हो, बिल्कुल हो भी तो, ठीक है। अगर कोई सेल इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। वेस्टर्न सेल है, नाम भी दिया वेस्टर्न सेल। हाँ, उस सेल को स्पेलिंग है वेस्टर्न सेल की WESTON वेस्टर्न सेल। वो जो वेस्टर्न सेल है वो इन तीनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल बोलते होते हैं। अब वेस्टर्न सेल की कंस्ट्रक्शंस क्या है, होता कैसा है, वो पढ़ेंगे हम। आपकी बुक के अंदर वेस्टर्न सेल गलत बताया हुआ है तो ध्यान से सुनेंगे, नोट कर लेंगे कि कई बार क्या होता है, आप वीडियो सुनते नहीं हो, बुक से पढ़ोगे और बुक का ही लिख के आओगे तो वो गलत हो जाएगा। वेस्टर्न सेल की जो शेप होती है एच टाइप शेप होती है। वेस्टर्न सेल की शेप कैसी है, एच टाइप शेप है।
दोनों जो लेग्स होती हैं H की, दोनों लेग्स पे क्या होती है, प्लेटिनम वायर लगी होती है। क्या लगी होती है, प्लेटिनम वायर लगी होती है। प्लेटिनम वायर। जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है राइट की तरफ, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। एनोड जो होता है, एनोड में क्या होता है, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम के ऊपर क्या होता है, कैडमियम सल्फेट, क्रिस्टल्स होते हैं कैडमियम सल्फेट के, पहले कैडमियम, फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ कैडमियम सल्फेट, और जो क्रिस्टल्स ऑफ कैडमियम सल्फेट है उसके बाद क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट। दोबारा से सुन लीजिए, सबसे पहले क्या है, कैडमियम है, उसके बाद कैडमियम सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं, और उन क्रिस्टल्स के ऊपर से क्या है, कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है इन सैचुरेटेड फॉर्म, और जो हमारा रिडक्शन होगी जिस पे, वो क्या है, हमारे राइट हैंड की तरफ के, सबसे पहले मरकरी Hg, उसके ऊपर मरकरी है यहाँ, उसके ऊपर क्या है, मर्क्यूरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, या सिंपल सॉलिड फॉर्म में मर्क्यूरस सल्फेट, उसके बाद क्रिस्टल्स ऑफ कैडमियम सल्फेट, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वही ऊपर से किसके भरा हुआ है, दोनों तरफ से सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट। दोबारा से सुन लो, कैथोड पे क्या है, मरकरी है, सबसे पहले तो मरकरी के ऊपर क्या है, मर्क्यूरस सल्फेट है, मर्क्यूरस सल्फेट के ऊपर क्या है, क्रिस्टल ऑफ कैडमियम सल्फेट, ठीक है। उन क्रिस्टल्स के ऊपर क्या है, जो सॉल्यूशन है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट, खत्म। अब एनोड की तरफ, एनोड पे क्या है, मरकरी अमलगम, सॉरी कैडमियम अमलगम, मैंने क्या लिख दिया था, कैडमियम लिखा था, तो यहाँ क्या आएगा, कैडमियम अमलगम। कैडमियम अमलगम के बाद क्या है, कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल हैं, उन क्रिस्टल के बाद क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट, मींस ये सारा का सारा किससे भरा हुआ है, कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन से। उसके बाद यहाँ क्या लगी है, यहाँ पे है कोर। थोड़ी सी राइटिंग साफ नहीं है तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कैडमियम अमलगम, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, जो एनोड है, उसके बाद क्या है, कैडमियम सल्फेट है, उसके बाद कैडमियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। राइट हैंड की तरफ जहाँ पर रिडक्शन होगी, जो कैथोड है मरकरी, मरकरी के ऊपर मरकरी सल्फेट, मरकरी सल्फेट के बाद कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल हैं, उसके बाद क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट। ये कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल इसलिए रखे हुए हैं कि एक रेंज तक, एक टेम्परेचर की रेंज तक जो हमारा ऊपर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैडमियम सल्फेट का, वो सैचुरेटेड ही रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या रखे हैं, कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल, दोनों जो लेग्स हैं H की, उनके अंदर डाले हुए हैं। अब देखो एनोड पे, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, बुक में उल्टा लिखा हुआ है शायद, यहाँ पे कैथोड है, वहाँ पे एनोड है, तो देख लेना सही ये है। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, कैडमियम की, तो कैडमियम चार्ज 0, सल्फेट 2 नेगेटिव, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन किस में चेंज जाएगा, कैडमियम सल्फेट प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ऑक्सीडेशन क्या होती है, या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो या फिर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो देखो यहाँ पे कैडमियम पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ पे निकालोगे सल्फेट पे -2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, +2, मीन्स ऑक्सीडेशन हुई है। उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन किसकी हुई है, राइट हैंड की तरफ, किस पे हुई है, कैथोड पे। तो क्या था, जो हमारा मर्क्यूरस सल्फेट है, जो हमारा क्या होगा, मर्क्यूरस सल्फेट होगा, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन में हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। या फिर पॉजिटिव चार्ज कब कम होगा, जो एलिमेंट है उसका पॉजिटिव चार्ज कब कम होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो क्या था, जो हमारा मर्क्यूरस सल्फेट है उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक बार इसको रब कर दूँ इस तरफ से, जो हमारा मर्क्यूरस सल्फेट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इसमें खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। तो किसमें चेंज जाएगा, मरकरी प्लस का SO4 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है और यहाँ पे कितना है, आपको पता चल रहा होगा, प्लस चार्ज से कहाँ चला गया है,
जीरो चार्ज पर चला गया है तो क्या होगा, मरकरी की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो एट कैथोड रिडक्शन हो रही है, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। और इससे स्टैंडर्ड सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो मैंने लिखवाई हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्मॉल हो, ईएमएफ रिप्रोड्यूसिबल हो, ईएमएफ टाइम के साथ, टाइम के प्रोसेस के साथ चेंज ना हो, ये तीनों कंडीशन ये हमारा वेस्टर्न सेल क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मानता है जो हमारा वेस्टर्न सेल है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड सेल बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या गया रिडक्शन, यहाँ पे क्या गया ऑक्सीडेशन। ये क्या है एनोड, ये है अब उसके बाद है रिवर्सिबल सेल एंड इरिवर्सिबल सेल। आज मैं सिर्फ आपको क्या दूंगा, रिवर्सिबल सेल क्या होते हैं और इरिवर्सिबल सेल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस बता के यहीं तक स्टॉप कर दूंगा। अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें क्या करूंगा, मैं आपको रिवर्सिबल सेल जो हमारे सिलेबस में हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, लगभग सारे के सारे सेल। तो उन सभी सेल्स की अगर हमें रिएक्शन लिखना आएगी तो ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर पाएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको क्या करूँगा, रिवर्सिबल सेल और इरिवर्सिबल सेल क्या है उनकी सिर्फ डेफिनेशंस बता दूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, शायद आपकी बुक में ना भी दे रखी हो रिएक्शन, तो उस लेक्चर को ध्यान से सुनना। उसमें क्या करेंगे, हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे, ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे और रिडक्शन रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर मेरे को वो कम्प्लीटली कंबाइनली सब मैं लिख पाया, समझ पाया, तो आगे के जो टॉपिक हैं वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें कंसंट्रेशन सेल को पढ़ना है, ठीक है, विद और विदाउट ट्रांसपेरेंस, तो वो टॉपिक क्या हो जाएंगे हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब आपको याद हो, अपने थर्मो के अंदर पढ़ा हुआ है रिवर्सिबल सिस्टम कौन सा आता है और इरिवर्सिबल सिस्टम कौन सा आता है। रिवर्सिबल सिस्टम आपको याद हो, मैंने ये बताया हुआ है कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है, दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, बिल्कुल ही स्मॉल डिफरेंस होता है। कि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है और हमारी अपोजिंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स से इस तरफ, मान लो इस तरफ फोर्स कम है, इस तरफ ज़्यादा है, तो इधर की तरफ मूव करते जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस क्या काफ़ी कम है, तो जैसे ही अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज करते ही, अब देखो इस तरफ थोड़ी सी फोर्स इंक्रीज करते ही इसके कंपैरिजन में इस तरफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और हमारा जो प्रोसेस है उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। सिमिलरली इधर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है, दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, उस सेल को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। और यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो किसके टर्म में मेजर करते हैं, हम ईएमएफ के टर्म में मेजर करते हैं। मींस जो सेल का ईएमएफ है, ठीक है, और जो अपोजिंग ईएमएफ है, दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है, तो जो अपोजिंग ईएमएफ है उसको थोड़ा सा बढ़ाते ही हमारा सेल रिवर्स कर देगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी। अगर ऐसा किसी सेल के अंदर होता है तो उसे रिवर्सिबल सेल बोलते होते हैं। और ध्यान से समझना, देखिएगा 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम रिवर्सिबल सेल के, ठीक है। जो पहला पॉइंट है, मैंने मान लिया कि जो हमारा सेल है उसका ईएमएफ क्या है, E1, ठीक है। जो हमारा अपोजिंग सेल है, अपोजिंग सेल है, ये ड्राइविंग फोर्स है ना, ठीक है, जो हमारा खुद का सेल है उसका वो अपनी ड्राइविंग फोर्स मानेंगे, उसका क्या मान लिया मैंने, ईएमएफ E। जो हमारा अपोजिंग ईएमएफ है, जो मैं सेल खुद लगाऊंगा, अपोजिंग ईएमएफ का वो क्या है, E2, ठीक है, ये हमारा लिखा, ये दोनों अटैच करती है अपोजिंग ईएमएफ और जो सेल है। अगर अपोजिंग ईएमएफ का ईएमएफ मींस अपोजिंग सेल का ईएमएफ, इस अपोजिंग E2 सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस सेल की जो E1 है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल है, बट इसकी डायरेक्शन उल्टी है एज कंपैरिजन टू इस सेल के, तो सेल वर्क करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तब जब इस सेल की अपोजिंग सेल की जो ईएमएफ है वो बिल्कुल इक्वल है हमारे इस सेल के, बट डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट में है तो सेल क्या कर देगा, स्टॉप हो जाएगा, वर्किंग करना बंद कर देगा। पहली कंडीशन तो ये। सेकंड, अगर मान लो सेल जो अपोजिंग सेल है जो हमने लगाया है इस सेल के अंदर, जिसका EMF E1 मैंने माना हुआ है, अपोजिंग सेल का EMF E2 अगर थोड़ा सा कम है, क्या है, थोड़ा सा कम है, अपोजिंग EMF थोड़ा सा कम है ड्राइविंग से, ये जो हमारा सेल है उसका EMF E1 है। सेकंड में क्या होगा, E1 क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, E2 से, तो क्या होगा, सेल वर्क करता रहेगा, ठीक है, करंट पास होता रहेगा और रिएक्शन भी होती रहेगी। सेकंड कंडीशन ये। थर्ड कंडीशन में क्या है, जो हमारा अपोजिंग EMF है, अगर हमारा अपोजिंग EMF E2 थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हमने सेल लगाया था E1 जो वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रिएक्शंस भी उल्टी हो जाएंगी, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही थी उस पर रिडक्शन हो जाएगी, और जिस पे रिडक्शन हो रही थी उस पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई सेल इन कंडीशंस को, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इन तीनों कंडीशन को मानता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल बोलते होते हैं। और एक और बात, रिवर्सिबल सेल में जो हमारा अपोजिंग EMF और ड्राइविंग EMF है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और जो सेल इन तीनों कंडीशंस को नहीं मानता, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल बोलते होते हैं। और हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जितने भी सेल पढ़ते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल सेल होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो प्लीज़ ध्यान से सुनना है और उसको करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बताया है, इसको दोबारा से बोल के, समझा के, बता के उसकी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन लिखना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जो डिफरेंट रिवर्सिबल सेल हैं, रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अगर मेरे को रिएक्शन लिखनी आती हैं तभी मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं वो करता हूँ। थैंक यू।